हेलो एवरीवन। अपन सभी जानते हैं कि कैलकुलेशन अपना कंप्लीट हो गया है और थ्योरी में भी लगभग आपके 5 से 6 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं और आज कुछ नया टॉपिक है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को पता होगा जैसे कि हम विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत मोटर का काम क्या है, विद्युत जनरेटर का काम क्या है, ये सभी हम जानते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा से आपको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी जानेंगे। जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का अपना क्या वर्क होता है। इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को हम अभी डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि कोई एक परमाणु होता है, उसका एक केंद्र होता है, उसकी विभिन्न कक्षाएँ होती हैं। इस तरीके से कक्षाएँ वही, ठीक है। इसकी कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो आपका ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। इसके जो केंद्र में स्थित होते हैं वो आपके होते हैं, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। इसके केंद्र में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो आपका न्यूट्रॉन है ये एक प्रकार से आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन। इसको हम कहते हैं आवेशहीन, है ना। इस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, चार्जहीन होता है, इसे हम चार्जहीन कहते हैं। उसके बाद हम प्रोटॉन, मतलब इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो प्रोटॉन होता है ये हमारा प्रोटॉन जो है ये प्लस चार्ज वाला होता है, ठीक है। ये इस पर चार्ज हमारा कौन सा होता है? प्लस आवेश होता है, मतलब धनात्मक आवेश इसे हम कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं धनात्मक आवेश। इसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक आवेश कहेंगे। तो इसके लिए हमें बस केवल ये बात याद रखना है कि परमाणु, एक परमाणु संरचना होती है, उस परमाणु संरचना के अंदर, या एक आपके सामने डेफिनेशन यदि पूछी जाए कि परमाणु किन से मिलकर बना होता है, तो परमाणु हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन, और तीसरा जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। इन तीनों चीज़ों से मिलकर एक परमाणु का निर्माण होता है। और इसी परमाणु से जब हम आगे बात करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले, जब हम साइंस के अकॉर्डिंग में पढ़ते हैं, ये इसमें भी आपका पूरा मतलब ट्रेड थ्योरी के अंदर सारे इलेक्ट्रीशियन से संबंधित चीज़ें हैं। इलेक्ट्रीशियन से संबंधित चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए, वायरिंग क्या होती है, विद्युत मोटर क्या होती है, विद्युत जनरेटर क्या होती है। विद्युत जनरेटर मतलब जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। और आपका जो विद्युत मोटर होता है उसका काम क्या होता है? मतलब कुछ इस तरीके से जैसे आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले। जो चीज़ें किसको, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलती हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जिनको दोनों रूपों में हम लेते हैं। तो इसके आगे हम जब परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु के बारे में बस इतना जान लो कि हमारा परमाणु है। फिर हम जो विद्युत मोटर है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रारूप पढ़ेंगे, फिर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर के प्रारूप पढ़ेंगे। इसको नोट करो आप सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रारूप हो गए हमारे। फिर हम ट्रांसफार्मर के प्रारूप पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के प्रारूप कितने प्रकार के होते हैं और इसे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं ट्रांसफार्मर में। नोट कर लो सभी। देखिए ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं
कोड प्रारूप, क्या पढ़ते हैं? कोड प्रारूप। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ट्रांसफॉर्मर में कोड प्रारूप का काम होता है। कोड प्रारूप अपने आप में क्या काम करता है? फिर हम पढ़ते हैं बेरी प्रारूप। बेरी का काम क्या होता है? ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं। प्रारूप, बेरी प्रारूप, कोड प्रारूप। बेरी प्रारूप, कोड प्रारूप क्या होता है? जैसे हम सेल प्रारूपी भी कहते हैं। सेल प्रारूपी भी अपने आप में एक काम करता है। जैसे हम तीन चीज से मिलकर ट्रांसफार्मर के प्रारूप का निर्धारण करते हैं। जैसे हम कहें आपके सामने सेल प्रारूप, ये सेल प्रारूप भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे सेल प्रारूप हो गया। अब हम अगर पर्टिकुलर बात करते हैं कोड प्रारूप का काम क्या है, सेल प्रारूप का काम क्या है। ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर हमें पता है कि हम धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब बिजली के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर में तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो किन किन प्रारूपों से मिलकर आपके सामने बनते हैं, तो वो सब प्रारूप हमने आपके सामने लिखे हैं। कोड प्रारूप, बेरी प्रारूप और सेल प्रारूप, ये तीन प्रकार के कोड हैं। अब इसके अंदर हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले जो कोड प्रारूप है, वो कोड प्रारूप क्या होते हैं, किस आकार के होते हैं। जो कोड प्रारूप है वो लगभग एक प्रकार से एल आकार के होते हैं। उनकी अपनी भूमिका रहती है। जो कुंडलित वृत्ताकार होते हैं, मतलब कुछ कुंडलित होते हैं, कुछ वृत्ताकार होते हैं। जिसे कुंडलित कहते हैं हम, कुंडलित इसके अंदर आ जाएगा। मतलब क्रोडों को संगठित करके इसको हम बनाते हैं, क्रोडों को संगठित करके। और ये आपका एल आकार का होता है। किसका होगा? एल आकार का। ये आपके सामने जो हम लिखते हैं ये एल आकार का लिखते हैं। और ये हम क्रोडों को संगठित करके, ये कुंडलित मान लो, कुंडलित भी होगा। ये कैसा होगा? कुंडलित। और ये किस प्रकार बनाया जाता है? संगठित करके। ये कैसे बनाया जाएगा? संगठित करके बनाया जाएगा। मतलब फाइनली आपको ये देखना है कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कोड प्रारूप होना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेरी प्रारूप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल प्रारूप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सेल प्रारूपी होता है या जो आपको जिसको हम कहते हैं बेरू प्रारूपी होते हैं, इनके लिए इनका जो निर्माण होता है ये विभिन्न प्रकार के आकारों से होता है। जैसे कुंडलित आकार हम पढ़ते हैं। कुंडलित के अलावा जैसे हम कह दें कि इनकी जो चौड़ाई है इसके अकॉर्डिंग दुगनी बनाई जाती है। जैसे आपका रास्ता किस तरीके से बन रहा है, ये सब चीज़ों को मिलाकर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो आप इन तीनों के नाम लिख लीजिए, पहला, दूसरा एंड फाइनली तीसरा। इन तीन प्रारूप से मिलकर हम ट्रांसफार्मर का निर्माण करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के दृष्टिकोण से इन तीनों का नाम लिख लें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हो गया लोग। चलिए आगे बढ़ी। देखिए बेरी प्रारूप को देखते हैं। बेरी प्रारूप अपने आप में किस तरीके का काम करता है। जो बेरी प्रारूप होता है उसका डायग्राम किस तरीके का होता है, उसके अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। जो बेरी प्रारूप जिसे हम कहते हैं, बेरी प्रारूप क्या होता है, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हमने बेरी प्रारूप के लिए एक
देखिए बैरी प्रारूप, हमने इसके डायग्राम बनाया बैरी प्रारूप का, और ये जो है इसे हम कहते हैं कुंडलन। क्या कहते हैं? कुंडलन। देखिए ध्यान से, इसे हम कहते हैं कि कुंडलन। इसे हम कहते हैं कुंडलन, है ना। इस पूरे डायग्राम को बना लो बैरी प्रारूप के लिए। बैरी प्रारूप में आप देखिए, मतलब बैरी प्रारूप इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं बैरी प्रारूप के लिए, और इससे जो अटैच रहती है इसे हम कहते हैं कुंडलन या कुंडली नुमा, जैसे हम कह सकते हैं वो। तो देखिए आप इसको बनाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कुंडलन के लिए। कितना 15 मिनट का 10 मिनट। देखिए हम अब प्राथमिक कुंडलन और द्वितीयक कुंडलन के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक कुंडलन या जो क्रोड प्रणाली होती है आपकी, वो क्रोड प्रणाली करके। ये इस तरीके से जाती है धारा। देखिए इसमें ये पूरा का पूरा प्राथमिक कुंडलन कहलाता है, और ये पूरा द्वितीयक कुंडलन कहलाता है। इसको हम द्वितीयक लिख देते हैं, है ना, ध्यान से। द्वितीयक कुंडलन, द्वितीयक कुंडलन, और ये होता है प्राथमिक कुंडलन। प्राथमिक कुंडलन, ये कहलाएगा आपका प्राथमिक कुंडलन। ठीक है, ये द्वितीयक कुंडलन, और ये आपका कहलाएगा प्राथमिक कुंडलन, और इसको हम पूरे को बोलते हैं क्रोड प्रणाली। इस पूरे को हम क्या बोल देंगे? क्रोड प्रणाली। इस पूरे को हम बोलेंगे क्रोड प्रणाली। ठीक है, क्रोड प्रणाली के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के कुंडलन होते हैं, उन कुंडलनों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक भाग जिसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडलन, और दूसरा भाग जिसे हम कहते हैं द्वितीयक कुंडलन। और इन दोनों को ही मिलाकर के जो क्रोड प्रणाली बनती है, वो हमारे सामने ये
समझ में आ रही है, इसको हम बोलते हैं क्रोड प्रणाली। क्रोड प्रणाली के हमने ये भाग लिखे हैं, देख लो आप जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे।